देखेंगे तो सब खंडहर हो चुका है, लेकिन नेतन्याहू का प्लान यही था कि किसी भी तरीके से यहां पर कब्जा किया जा सके। हमारे साथ प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब जुड़ गए हैं, इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू से इस वक्त हैं। प्रोफेसर साहब, स्वागत है आपका। लेकिन ये जो प्लान तैयार किया गया, कितना कहा जाए कि फुल प्रूफ आपको लगता है? शर्तें लगाई गई हैं, प्लान ऐसा है कि हमास पूरी तरीके से गाजा से निकल जाए, आउट हो जाए, पॉलिटिकली किसी तरीके से उसकी भूमिका ना हो। लेकिन दूसरा नजरिया यह भी है कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका का प्रभुत्व इस पूरे इलाके में मजबूत हो जाएगा। ये संभव है? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये 20 सूत्रीय प्रस्तावना में अमेरिका की अपेक्षा ये है कि हमास निशस्त्र करे अपने आप को, फिर अपने संगठन को भंग कर दे और किसी भी तरह की भविष्य में गाजा के प्रशासन में, विकास में कोई भी भूमिका की उम्मीद ना करे। तो क्या हमास इस तरह से अपने खत्म होने का कोई प्रस्तावना को मान पाएगा या नहीं मान पाएगा? ये प्रश्न हम सभी के आगे जटिल है, एक तरह से मुश्किल है। हाँ, ये भी सच्चाई है कि हमास पिछले 2 सालों में काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, काफ़ी हद तक उसका नेतृत्व जो है वो समाप्त कर दिया गया है। आपने देखा होगा कि करीब 65,000 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी मारे गए हैं पिछले 2 साल में, तो कमज़ोर तो है। दूसरी बात आपने कही कि बहुत से राष्ट्रों ने 8 अरब और मुस्लिम देश के विदेश मंत्रियों ने उसका स्वागत किया है। यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट फ़ॉन डर लेयन ने भी उसका स्वागत किया है, भारत ने भी स्वागत किया है। पर आप ध्यान दें कि स्वागत करने में और समर्थन करने में अंतर समझना होगा। और तीसरी बात आपने कहा कि पहली बार नेतन्याहू ने इसका समर्थन किया है, पर प्रस्तावना इस तरह की है कि हमास को समाप्त करने की एक तरह से उसमें प्रस्तावना है, तो उस हद तक उन्होंने मान लिया है कि हाँ, ये प्रस्तावना सही है। पर आज भी वो 2 काम कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि वो आज भी बार-बार कह रहे हैं, जो हमेशा से कहते हैं, कि फिलिस्तीनी स्टेटहुड वो होने नहीं देंगे, उसका विरोध करेंगे। वो आज भी कह रहे हैं। तो क्या हमास या फिलिस्तीनी या फिलिस्तीन अथॉरिटी जो है, जो वहाँ के राष्ट्रपति महमूद अब्बास हैं, वो इस बात को मान पाएंगे या नहीं मान पाएंगे? और दूसरा कि ये प्रस्तावना तो कल सोमवार को जारी कर दी गई, पर लगातार इजरायली हमले जो इजराइल पर जो कर रहा है गाजा के ऊपर, उनमें तो रुकावट नहीं आई है। तो क्या ये शांति की प्रस्तावना है भी? मतलब कितनी सर, ये लेकिन 72 घंटे का अल्टीमेटम है या नहीं है? और इसमें तो ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि अगर 72 घंटे में शर्तों को नहीं माना गया तो फिर जो है कि इजराइल अपनी तरीके से स्वतंत्र तरीके से कार्रवाई करने को तैयार है। इजराइल भी साथ, अमेरिका भी साथ देगा। जवाब चाहते हैं, मुझे नहीं लगता 3 या 4 दिन में इसका कोई भी जवाब सामने आने वाला है। मेरी आवाज आ रही है सर? डोनाल्ड ट्रंप ने 72 घंटे का समय दिया है। इसके पहले भी हमने देखा, इतिहास रहा है, चाहे हिजबुल्ला का हो चाहे हमास का रहा हो, कई दफा ऐसा लगा कि इजराइल ने उस पर बहुत मजबूती से कंट्रोल कर लिया, कमांड कर लिया, लेकिन दोबारा वो पनप जाते हैं। इसीलिए मैं बार बार पूछ रहा कि 72 घंटे में क्या हमास तैयार होगा? चूंकि हमास तो एक विंग है, ये तो प्रॉक्सी है किसी का ना, वहां से हामी मिलेगी इसकी? देखिए, पूरी प्रस्तावना में जो ध्यान है प्रस्तावना का को वो वहाँ किस तरह से प्रतिनिधित्व मिलेगा वहाँ के लोगों को, उस पर नहीं है। पूरा ध्यान है कि किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ बनाया जाएगा, किस तरह से विकास वहाँ लाया जाएगा, और किस तरह से धीरे-धीरे एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पीस काउंसिल वहाँ बनाई जाएगी, जिसके अध्यक्ष खुद राष्ट्रपति ट्रंप होंगे। और उनके दूसरे सदस्यों में उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री यूनाइटेड किंगडम के टोनी ब्लेयर उसमें एक होंगे, और कुछ और विशेषज्ञ उसमें होंगे जो रोजमर्रा के जीवन में गाजा में किस तरह से विकास खड़ा करना है, उसकी सोच को, निवेश को लेकर आगे बढ़ेंगे। और जब ये हो रहा होगा, तब जो इजराइल की डिफेंस फोर्स है वो धीरे धीरे पीछे हटेगी, और उसकी जगह फिलिस्तीनी सेना नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्टेबलाइजेशन फोर्स, जो वो कह रहे हैं कि वो अरब और इस्लामिक देशों के साथ मिलकर वो बनाएंगे, वो धीरे धीरे वहां की जिम्मेदारी सुरक्षा की लेती जाएगी।
और जैसे अभी आपने अपने प्रोग्राम पर दिखाया कि इजराइल के राजदूत कह रहे हैं कि यदि हमास नहीं भी मानता है हम्म। तो भी वो हिस्सा जो इस 20 सूत्रीय प्रस्तावना का है कि वहां विकास और जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, वो उन क्षेत्रों में वो अभी भी शुरू कर देंगे जहां जहां से हमास को उन्होंने हटा दिया है। हम्म। तो ये पूरी तरह से फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का, विकास बनाने का और धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय स्टेबलाइजेशन फोर्स को लाकर इसराइल की डिफेंस फोर्स को पीछे हटाने का। और बाद में राजनीतिक तौर पर क्या रिफॉर्म्स होंगे, क्या प्रस्ताव उसमें आएंगे, किस तरह से वहां का प्रतिनिधित्व फिलिस्तीनी लोगों को मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसको वो बाद में कभी सोचते हैं कि बाद में कभी बात करेंगे या होगी। तो ये सोच तो बिल्कुल इस तरह की है कि वो प्रस्तावना में बार-बार कह रहे हैं कि वो कोशिश ये करना चाहते हैं कि इस तरह का वहाँ प्रावधान कर दें हम्म। कि इज़राइल को भविष्य में कोई खतरा ना हो किसी तरह का अपनी सुरक्षा को लेकर। हम्म। आज जिस तरह से इज़राइल ने हमले किए हैं, ना केवल फिलिस्तीनियों के ऊपर बल्कि लेबनान पर, ईरान पर, कतर के ऊपर, वो पड़ोसी देशों को चिंता होनी चाहिए अपनी सुरक्षा की, पर पूरी प्रस्तावना में ये इज़राइल की सुरक्षा की चिंता है कि किस तरह से प्रभाव कुछ ऐसा प्रबंधन किया जाए कि ये इलाका इजराइल के लिए अपनी खतरा ना बन सुरक्षा सके। लेकिन चुनौतियां तो ये हैं, दुनिया देखिए अब कई राष्ट्राध्यक्षों ने यह भी कहा है कि इवन भारत को लेकर भी कहा गया है कि भारत भी जो वहां पर मौतें हो रही हैं, जो वहां पर इस वक्त भुखमरी की है परिस्थितियां बनी हैं, उस बात को नोटिफाई करे, पूरी दुनिया को बताए, यानी वहां के लोगों को दोबारा रिहेबिलिटेट किया जाए, वहां के लोगों को दोबारा वहां पर स्थापित करने की तैयारी की जाए। लेकिन चुनौती तो यही है कि क्या हमास का वाकई में सफाया हो सकता है? और हमास और हिजबुल्लाह ये दोनों पास में ही है, पड़ोस में ही है, लेबनान से लेकर और गाजा तक ये सब कुछ देखा गया था। इजराइल की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित हो पाएगी फिर? क्या यह संभव है कि हमास पूरा निकल जाएगा वहां से? सुरक्षा सभी राष्ट्रों की आप देखें कि मौलिक रूप से सोच में सुरक्षा होती है। क्या कोई देश मानता है कि वो सुरक्षित है या नहीं है, ये उसकी सोच में सबसे पहले होता है और उसी के लिए अपने आस पड़ोस में वो वातावरण इस तरह का बनाता है कि उसको भरोसा हो जाए कि उस पर कोई भी हमला नहीं होगा। पर इस तरह से यदि 2 साल में 65,000 लोगों को मौत के घाट उतारकर और 1 लाख से ऊपर लोगों को जख्मी करके और इस बलपूर्वक एक तरह से युद्ध करके हमास को समाप्त कर भी देते हैं, तो इतिहास तो ये दिखाता है कि वो किसी दूसरे स्वरूप में कहीं निकलेगा फिर से। वो आक्रोश तो बना रहेगा उन लोगों का, फिलिस्तीनी लोगों का इजराइल को लेकर। तो ये मुझे नहीं लगता है कि इस तरह से युद्ध से किसी भी देश को अपनी सुरक्षा हाँ, तात्कालीन तरीके से मतलब इमीडिएट आपको लगेगा कि हमने दुश्मन को खत्म कर दिया और हम सुरक्षित हो गए हैं। पर अब लंबी सोच से यदि दूरदृष्टि से सोचें तो ये मुझे नहीं लगता इससे कोई भी देश अपनी सुरक्षा कायम कर सकता है। आप देखें इस युद्ध के शुरू होने से पहले काफी अच्छे आसार बन रहे थे। यहाँ एक अब्राहम एकॉर्ड्स का पूरा एक तौर तरीका चला था जिससे कुछ जो पड़ोसी देश हैं, सऊदी अरेबिया के साथ बातचीत शुरू हुई थी कि हाथ मिलाया जाएगा आगे बढ़कर, यूएई के साथ दोस्ती हो गई थी। तो वो बिल्कुल माहौल पलट गया और ये युद्ध जो 2 साल से हो रहा है वो पूरा आक्रोश आप देखिए आज अरब और मुस्लिम देश भी एक तरह का नेटो जैसा सैन्य संगठन बनाने की कोशिश बनाने की वकालत कर रहे हैं। पाकिस्तान पूरी तरह से घुसता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल सही आपने कहा और ये उम्मीदें हैं सर, लेकिन अब जरा इस बात को कंक्लूड करिए कि इससे फायदा किसको होने वाला है? तस्वीरें जो दिखाई दे रही है वो अमेरिका की कमांड यहां पर बढ़ती दिखाई दे रही है। 72 घंटे का समय दिया गया है। एक तरफ लगभग 1900-2000 लोगों को वहां से इजराइल से छोड़ने की तैयारी की जा रही है। ये अगर एक प्रॉक्सी खत्म होगा तो दूसरा प्रॉक्सी तैयार हो जाएगा, ये अपने आप में आपने इंडिकेट कर दिया। लेकिन मास्टर की जो चाबी भरी जाती है वो तो ईरान के आसपास है, वो तो ईरान के आसपास है। और इस इलाके में कई दफा ऐसा देखा गया है कि जो भुखमरी के शिकार लोग वहां पर हैं उनके अंदर वो आक्रोश पैदा हो चुका है। इनको अगर दोबारा बसाया जाता है तो ये गारंटी कहां से तय हो जाती है कि हमास में ये चीजें दोबारा नहीं पनकेंगी? अब नहीं तो कम से कम अब के 15 साल 20 साल बाद ये दिखाई देगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा है। आपने पहला सवाल पूछा कि ये पूरा जो विध्वंस हो रहा है, चाहे वो यूक्रेन युद्ध में हो या गाजा में हो विध्वंस, इसका फायदा किसको है? मुझे लगता है सबसे सीधा और पहला
फायदा तो जिसको हम हथियार बनाने वाली कंपनियां कहते हैं, जिनको मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, सबसे पहले सीधा फायदा तो उनको है, क्योंकि यदि हथियार खूब बिकेंगे, खूब विध्वंस होगा, खूब खूब हिंसा फैलेगी, तो जो हथियार बनाने वाले हैं उनको उतना फायदा होगा। और ये भी हम सब जानते हैं कि हथियारों के निर्यात में विश्व में करीब 40 या 45% हिस्सा जो है वो अमेरिकी कंपनियों का है। बिल्कुल। तो इस तरह से अमेरिका को उसका सीधा फायदा हम मान सकते हैं। और यदि वहाँ निवेश करके एक तरह से वो विकास पर पूरा जोर देना चाहते हैं कि फिलिस्तीनियों के लिए हम विकास लाना चाहते हैं, तो उसके निर्णय में फिलिस्तीनी लोगों का प्रतिनिधित्व या योगदान या भूमिका क्या रहेगी, ये बिल्कुल अभी इसमें साफ नहीं है। तो क्या आप बाहर से आकर इन सब चीज़ों को वहाँ अपने तरीके से बनाएंगे? आपको याद होगा कि 1920 के आसपास लीग ऑफ नेशंस में एक मैंडेट सिस्टम तैयार हुआ था, जो बाद में जब संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया तो उसमें उसको ट्रस्टीशिप का एक सिस्टम बनाया गया कि आप कुछ जो इस तरह से अस्थिरता वाले भूमि के हिस्से हैं, उनको पूरी तरह से आप किसी बड़ी शक्ति के हाथ में सौंप देते हैं कि वो वहाँ विकास लाएंगे, और यदि कुछ दशकों के बाद स्थिरता होती है तो वहाँ वो राजनीतिक उनको सेल्फ डिटर्मिनेशन का भी एक तरह से उम्मीद उनकी आगे ले जाएंगे। बिल्कुल सही आपने कहा सर, बिल्कुल सही आपने कहा। और तो कुल मिला के क्या देखना हम ये कि लौट डोनाल्ड कर ट्रंप की ये उसी नीतियां कितनी एक तरह के प्रभावशाली होती है, चूंकि माहौल में